मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2015 जो 15 नवंबर 2016 को संपन्न हुई थी। आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। किसने भेद किया था दोस्तों? वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता के बीच में। तो हमारा ऑप्शन है एवी डाइसी ने, लास्की ने, जॉन ऑस्टिन ने या फिर बोदा ने। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही है, एवी डाइसी ने। एवी डाइसी ने वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोदा ने किया था एवं जॉन ऑस्टिन ने इसका विधिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। डाइसी ने संप्रभुता को वैधानिक एवं राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद करते हुए कहा है कि राजनीतिक संप्रभुता ऐसी संप्रभुता है जिसके सामने वैधानिक संप्रभुता को झुकना पड़ता है। हम स्प्रिंट हो गया है। राजनीतिक संप्रभुता ऐसी संप्रभुता है जिसके सामने वैधानिक संप्रभुता को झुकना पड़ता है, ये कहा है डाइसी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो इस एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है बिलोवी, मैकाइवर, सीले या फिर गार्नर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। मैकाइवर ने कहा है। मैकाइवर का मानना है कि राज्य विकास का परिणाम है। मैकाइवर के अनुसार रक्त संबंध से समाज का विकास होता है और बाद में समाज से ही राज्य का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? ठीक है, भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है जब हम घटना चक्र का डिस्कस कर रहे थे। ऑप्शन है अरस्तु, हाफ्स, सीले या फिर लास्की। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। सीले जैसे जो विचारक हैं भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। सामान्यतः राज्य के 4 तत्व स्वीकार किए गए हैं जिसमें आपको पता होगा, पहला होता है सरकार, दूसरा होता है संप्रभुता होता है और तीसरा जो होता है वो जनसंख्या होता है और चौथा होता है भूभाग। लेकिन सीले जो है वो भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा, हाब्स द्वारा या फिर टी.एच. ग्रीन द्वारा। तो इसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया था मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली द्वारा राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में अगर सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए तो मैकियावेली द्वारा किया गया था। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न लेखकों में से कौन यह मानता है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार के अध्ययन से संबंधित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है पहला केटेल, दूसरा है सीले, तीसरा है गार्नर और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, सीले। ठीक है, सीले तथा लीकॉक जैसे विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार से है। ये क्या मानते हैं सीले और लीकॉक कि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार से है। ये विद्वान अपने कथन के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि राज्य अमूर्त है और सरकार ही राज्य का व्यवहारिक एवं मूर्त रूप में प्रतिनिधि है। मतलब राज्य तो अमूर्त है और सरकार ही राज्य का व्यवहारिक एवं मूर्त रूप है, इसलिए राज्य का पूर्ण अध्ययन करने के लिए केवल सरकार का ही अध्ययन करना उचित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजनीति विज्ञान इतिहास व राजनीति के मध्य स्थित है। जो राजनीति विज्ञान है वह इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है। यह किसका कथन है? लॉर्ड ब्राइस, सीले, गिलक्राइस्ट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि राजनीति विज्ञान इतिहास व राजनीति के मध्य स्थित है, जबकि सीले का कहना है कि इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई फल नहीं है एवं राजनीति के बिना इतिहास की कोई जड़ नहीं है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण, मतलब राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार या फिर संप्रभुता। तो आपको पता है कि अगर क्षेत्र भी हो, जनसंख्या भी हो, सरकार भी हो, लेकिन उसकी संप्रभुता न हो, ठीक है, संप्रभुता का मतलब कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो अपने डिसीजन को लेने में, उसके निर्णयों को कोई माने ना, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सब में अगर देखा जाए तो संप्रभुता जो होता है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के 4 तत्व स्वीकार किए गए हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, संप्रभुता, जनसंख्या, सरकार एवं क्षेत्र या भूभाग। लेकिन इस सब में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रांसीसी विचारक बोदा ने किया, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? संप्रभुता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था जी.एस. मिल द्वारा, रूसो द्वारा, लाक द्वारा या फिर हाब्स के द्वारा। जन संप्रभुता। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? बी सही है। देखते हैं बी क्या है। जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन रूसो द्वारा किया गया था। ठीक है, रूसो ने संप्रभुता की सामान्य इच्छा में निहित करके एक असीम, अविभाज्य और अदेय सार्वभौमिकता का समर्थन किया था। जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कौन विश्वास करता था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है या कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है? ऑप्शन है लाक, रूसो, बेंथम या फिर मार्क्स। तो इसका आंसर डी है। मार्क्स का यह मानना है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है और यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है। मार्क्स कहता है कि राज्य के कारण ही समाज में शोषक और शोषित नामक 2 वर्ग बनते हैं एवं इसी वर्गों के द्वारा वर्ग संघर्षों की उत्पत्ति होती है। इसी कारण मार्क्स जो है वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। वो राज्य को शोषण का यंत्र मानता है, वह राज्य को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका तो आंसर भी आप लोगों को दिख गया। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मार्क्स ने किया है। मार्क्स ने राज्य के आधार एवं अधिरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसका आगे चलकर बृहद विश्लेषण किसने किया है दोस्तों? ग्राम्सी ने किया है। ठीक है, और ग्राम्सी की एक पुस्तक है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें इसने जो है अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने राज्य के आधार एवं अधिसंरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मार्क्स, लेनिन, स्टेलिन या फिर माओ तुंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जो हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो ये किससे संबंधित है? मार्क्स से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य के आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया। मार्क्स के अनुसार समाज के 2 तत्व हैं, ठीक है, आधार और अधिसंरचना। मार्क्स का मानना है कि समाज का प्रमुख तत्व आधार है, अर्थात उत्पादन प्रणाली जो है वही मुख्य आधार है। आधार में परिवर्तन से अधिसंरचना अर्थात सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक व्याख्या में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? तो इसमें ऑप्शन है बोदा, हाब्स, लाक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा को सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जोड़ा है। हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन हॉब्स की बुक है, इसको याद रखिएगा। लेवियाथन में निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, जबकि लाक की अगर बात करें तो सीमित संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो हाब्स की बात करेंगे, हाब्स और लाक में दोस्तों यही अंतर है कि हाब्स निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा का सामाजिक समझौते से जोड़ता है और जो लाक है वो सीमित संप्रभुता की बात करता है। आपको मालूम होगा कि लाक को ही उदारवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रीडम की बात करता है
और सीमित संप्रभुता की बात करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है? यह किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है? ऑप्शन है लास्की, आर एच टॉनी, आर एच सोल्टाउ या फिर जी डी एच कोल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। आर एच टॉनी ने कहा है, आर एच टॉनी का कहना है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि आवश्यक है। स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इसके समर्थकों में आर एच टॉनी, लॉस्की, ग्रीन, रूसो, मैकफर्सन आदि विद्वान रहे हैं। तो इन विद्वानों का नाम आप लोग याद रखें, ठीक है। और स्वतंत्रता तथा समानता दोनों का ही उद्देश्य क्या है? मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है, ये किसने लिखा है? ऑप्शन है सी डी बर्न्स, दूसरा है बर्ग, तीसरा है ब्राइस और चौथा है कार्यायल। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ये बर्ग ने कहा है, बर्ग का कहना है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? ऑप्शन है लास्की, मैकाइवर, ग्रीन या फिर बोधा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ये ग्रीन का स्टेटमेंट है। ठीक है, ग्रीन जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थन करता है तथा बोसांके भी सकारात्मक पक्ष का, स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थन करता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट, व्यक्तिवादियों की नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हुए ग्रीन ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कार्यों में परस्पर कोई विरोध नहीं होता। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं वरन पोषक है। देखिए, जो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता में। ठीक है, लेकिन जो लोग सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं जैसे ग्रीन हैं, इनका कहना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कार्यों में परस्पर कोई विरोध नहीं होता है, यानी कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं वरन पोषक है। अगर मान लीजिए अगर राज्य का नियंत्रण लोगों पे न हो, कंट्रोल न हो, तो हमको अपनी स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता में दूसरे लोग बाधा उत्पन्न करेंगे। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतना ज़्यादा स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? ऑप्शन है गार्नर, एल डी वाइट, ब्राइस या फिर गिलक्राइस्ट। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ये गार्नर का स्टेटमेंट है दोस्तों। गार्नर ने नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज कम वर्णन करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? ऑप्शन है डॉक्टर बेनी प्रसाद, प्रोफेसर ई एम वाइट और सी है प्रोफेसर एफ जी गोल्ड और डी है प्रोफेसर पुंतम बेकर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रोफेसर ई एम वाइट ने कहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, किसने कहा है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है किसने कहा है? फोस्टर, थ्रेसीमेकस, प्लेटो या फिर मार्क्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। ये थ्रेसीमेकस ने कहा है, थ्रेसीमेकस ने कहा है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। थ्रेसीमेकस नामक क्रांतिकारी सोफिस्ट, ये क्रांतिकारी सोफिस्ट था, 5वीं शताब्दी की एक नई आलोचनात्मक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है।
उसने अपने न्याय संबंधी अवधारणा के संबंध में उग्रवादी विचारधारा का समर्थन किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह किसने कहा है? आइवर, जेनिक्स, डायसी, लास्की या फिर मैकाइवर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ये लास्की का स्टेटमेंट है बच्चों, ये लास्की का स्टेटमेंट है। और लास्की का कहना है कि समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त है तो किसी को अवसर ही नहीं मिल रहा है। यहाँ तक तो है कि लास्की ने स्वतंत्रता एवं समानता को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में दोनों को परिभाषित किया है। लास्की के अनुसार समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मोस्टली स्टेटमेंट जो हैं वो पूछे गए हैं कि किसके कौन से कथन है। तो ये आप लोग इसको कॉपी पे नोट करते जाइएगा और लिखिए और इसको बार बार याद करिए ताकि इसमें आपको कन्फ्यूजन न हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार किया है? प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को किसने अस्वीकार किया है? ऑप्शन है हाब्स, लाक, रूसो या फिर बेंथम। तो इसमें जो है बेंथम सही है। बाकी इन तीनों के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये तो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक ही थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेंथम अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थन करता है, जबकि हाब्स, लाक और रूसो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का समर्थन करते हैं। जॉन लॉक ने 3 प्रकार के अधिकारों की बात कही है। जॉन लॉक ने कितने प्रकार के अधिकारों की बात की है? 3 प्रकार के। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान होता है। राज्य का, सरकार का, राज्य और सरकार दोनों का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें जो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, हालांकि अब उनकी जगह पे दूसरे लोग आने वाले हैं, आ गए हैं। तो इसमें जो है अमेरिका में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो दोनों का प्रधान होता है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जबकि सरकार का प्रधान कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथी विचारक है? नव वामपंथी विचारक एरिक फॉर्म, मार्क्यूज, लेनिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, मार्क्यूज है। कौन सा है? मार्क्यूज है। हर्बर्ट मार्क्यूज नाम है इनका पूरा, ठीक है। हर्बर्ट मार्क्यूज प्रमुख नव वामपंथी विचारक हैं और उदारवाद की तरह मार्क्सवादी की भी कई शाखाएं विकसित हुई हैं। जैसे उदारवाद की कई सारी शाखाएं हम लोगों ने पढ़ा था, नव उदारवाद हो गया, क्लासिकल लिबरलिज्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो मार्क्सवादी हैं इनके भी कई शाखाएं, जैसे नव मार्क्सवाद, नव वामपंथवाद, दक्षिणापंथवाद, समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, संशोधनवादी समाजवाद इत्यादि। नव वामपंथवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौजूदा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करना, ठीक है। तो नव वामपंथियों का मुख्य उद्देश्य है जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बुद्धिजीवियों के वर्चस्व का प्रतिपादन किसने किया है? एरिक फॉर्म, मार्क्यूज, ग्राम्सी या फिर हैबरमास। इसका तो आंसर आपको दिख ही गया। इसका आंसर है सी, ग्राम्सी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एंटोनियो ग्राम्सी हैं। एंटोनियो ग्राम्सी हैं। ग्राम्सी प्रमुख नव मार्क्सवादी विचारक हैं जिसने अपने इस सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया है कि पूंजीवादी क्रांति के बाद भी समाज में कुछ व्यक्ति या ऐसे वर्ग शेष रह जाते हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने दबाव समूह का एक अज्ञात साम्राज्य, दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? ठीक है, यहाँ पे को होगा मायरन विनर, एस.ई. फाइनर, डेविड बी ट्रूमैन या फिर बी.ओ.की जूनियर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। एस.ई. फाइनर का ये स्टेटमेंट है। एस.ई. फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा है।
ठीक है। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, जैसे इसमें आप लोग देख रहे हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसानों का जो आंदोलन है ये भी एक तरह का क्या है, दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है, जो सरकार को के ऊपर दबाव डालता है उसकी नीतियों को चेंज करने के लिए, ठीक है। अन्य विचारकों ने भी दबाव समूह को विविध नाम दिए हैं। अगर डी मैकीन की बात करें तो इन्होंने इसे अदृश्य सरकार कहा है। हैरी एक्सटीन की बात करें तो इन्होंने गैर सरकारी शासन कहा है। एलन पॉटर ने संगठित समूह की संज्ञा दी है। हालांकि लोकतंत्र में प्रेशर ग्रुप बहुत जरूरी है। अगर प्रेशर ग्रुप नहीं होगा तो सरकार जो है वो डिक्टेटर हो जाएगी, अपनी तरह से काम करने लगेगी। और प्रेशर ग्रुप जो होते हैं इनका जो उद्देश्य होता है कि सरकार अगर कुछ गलत करती है या सरकार से अपनी तरह की मतलब जो पब्लिक के डेवलपमेंट की चीज़ें हैं या पब्लिक के हित की चीज़ें हैं उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25 है, भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। संरक्षात्मक भेदभाव का सिद्धांत जो है वो समानता के विचार से संबंधित है। संरक्षणात्मक भेदभाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संरक्षणात्मक समानता के विचार को समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य समर्थक था। कौटिल्य किसका समर्थक का, राजतंत्र का, सीमित राजतंत्र का, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कौटिल्य के बारे में। तो कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। कौटिल्य का जो है, कौटिल्य के अनुसार राजतंत्र में राजा ही संपूर्ण शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। इसलिए उसने राजा पर विशेष ध्यान देने के तहत उसकी शिक्षा, उसके गुणों, उसकी दिनचर्या, उसकी शक्तियों तथा कार्यों के अतिरिक्त उसकी निरंकुशता पर प्रतिबंध के साथ साथ उसके सतर्क रहने संबंधी सुझाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे। मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे। ऑप्शन है दैवी सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक समझौता सिद्धांत, तीसरा है विकासवादी सिद्धांत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। मनु जो है वो दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है ब्राइस लावेल, हरमन फाइनर या फिर वाल्टर लिपमैन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। इसमें पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक वाल्टर लिपमैन ने की है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स द्वारा, लेनिन द्वारा, ठीक है, और सी है मार्क्स और लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है और किसमें किया गया है, दास कैपिटल में किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व का तात्पर्य क्या है, उस व्यवस्था से है जिसमें राजनीतिक शक्ति सर्वहारा यानी श्रमिक वर्ग के हाथ में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है। इसको अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, एडम स्मिथ, जेरमी बेंथम, जॉन लॉक या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। और उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं ये भी देख लीजिए। मानवीय विवेक में आस्था, व्यक्ति साध्य और राज्य क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यक्ति का डेवलपमेंट होना चाहिए और जिसमें राज्य जो है एक साधन के रूप में कार्य करे। समाज और राज्य कृत्रिम संस्था है, ठीक है। मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास रखता है और लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन, ये उदारवाद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन है न्याय सिद्धांत, दूसरा है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा है सप्तांग सिद्धांत या फिर चौथा है दंड सिद्धांत। तो ये तो बहुत फेमस है, ये तो सभी को पता होगा, आपने
सोच भी लिया होगा, तो ऑप्शन सी सही है, साप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य के द्वारा साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य के 7 अंगों का उल्लेख है। 7 अंग कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? किसके संदर्भ की बात करें? लोकमत के अभिकरण के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन है परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं, संचार के साधन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत सूचीबद्ध किया गया है, तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि जितने भी हैं सब सही हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब अनेक व्यक्तियों के विचार परस्पर क्रिया करते हैं तो उससे जिस सामाजिक तत्व का निर्माण होता है उसे ही लोकमत कहते हैं। लोकमत या जनमत, लोकमत या जनमत के अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं, संचार के साधन, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, विधानमंडल और समाचार पत्र। तो ये सब क्या है? लोकमत के या जनमत की अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या फिर समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, आदेशात्मक सिद्धांत। कानून की सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत जो है वो क्या है? आदेशात्मक सिद्धांत, जिसके विश्लेषणकर्ता कौन है? जॉन ऑस्टिन है। जॉन ऑस्टिन का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है शक्ति सिद्धांत और तीसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत या फिर चौथा है ऐतिहासिक सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों की अगर बात करें तो हाब्स, जॉन लॉक और रूसो हैं। इनके अनुसार राज्य जो है एक क्या है? कृत्रिम संस्था है जिसको व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट है, सॉरी न्यूज आ गया, करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? अप्पा दोराई, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आरजी गेटेल, डॉक्टर पीएस मुहार या फिर आरएन गिलक्राइस्ट। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, ये आरएन गिलक्राइस्ट का स्टेटमेंट है और आरएन गिलक्राइस्ट का कहना है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। पहला ऑप्शन है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है और उपयुक्त सभी। तो इसमें से तो ये तीनों ही सही है, क्योंकि जो अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति वहाँ पे अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है। जैसे आप अमेरिका का देख सकते हैं, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। तो अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, आप गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति लेकिन ये व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोगों ने देख लिया और इसमें एक पॉइंट और है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, इसीलिए उसका विघटन नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? ऑप्शन है मैकफर्सन, दूसरा है रॉल्स, तीसरा है नॉजिक और चौथा है चार्ल्स टेलर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस के जो लेखक हैं वो कौन है? ये रॉल्स हैं और इनकी ये जो पुस्तक आई थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? ऑप्शन है प्राइस, सीले, लिंकन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। लोकतंत्र वह शासन है
ये सीले ने कहा है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। यह कथन सीले का है। लोकतंत्र के विषय में सीले की यह परिभाषा डाइसी की लोकतंत्र संबंधी परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है। अगर डाइसी की बात करें और सीले की बात करें, दोनों का कंपेयर करें तो डिफरेंस क्या है दोनों में। डाइसी लोकतंत्र को बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं, बहुमत की भागीदारी के रूप में डाइसी करते हैं, जबकि सीले जो है प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र की विशिष्टता मानते हैं। तो दोनों में बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया। मॉडर्न स्टेट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। ऑस्टिन की प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत, प्रभुसत्ता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था जो राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है भारत में? इंग्लैंड से ली गई है। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत की बुक में। देखते हैं, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति कहाँ उत्तरदायी होती है? न्यायपालिका तो कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उसको भी असंवैधानिक घोषित कर सकती है अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह संसदीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जो व्यवस्थापिका कौन सी है? तो व्यवस्थापिका आपका संसद है, संसद के जो सदन है वही क्या है? व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे पूछे, अगर ये भी कहें कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये सही होगा। कार्यपालिका जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और तभी तक वो कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल सरकार में रह सकती है जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत है। जब बहुमत नहीं होता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसकी और भी कुछ अन्य विशेषताएं हैं। अन्य विशेषताएं कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल, कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है यानी कि लोकसभा में से किया जाता है। उसमें संसद के सदस्य हो सकते हैं, किसी भी दो संसद होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों में से किसी में से ले सकते हैं। नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका का अस्तित्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। ये किसका कथन है? R.H. टॉनी का, मैकाइवर का, बिलोवी का या फिर H.J. लॉस्की का। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, H.J. लॉस्की का ये कथन है। तो राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं हो सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। यह कथन किसका है? लास्की का है। और D.G.H. कोल ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल भ्रम है। हमको आर्थिक समानता ही न हो तो उस राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? एक भ्रम ही होगा। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या फिर केवल 1 प्रकार की। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। इनके अनुसार जो अहिंसा है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है देख लेते हैं। 3 प्रकार की अहिंसा है। पहला है जागृत अहिंसा, दूसरा है कायरों की अहिंसा और तीसरा है औचित्यपूर्ण की अहिंसा। गांधी जी जागृत अहिंसा को वीर पुरुषों की अहिंसा मानते हैं। इस प्रकार अहिंसा अंतरात्मा की स्वाभाविक पुकार से जन्म लेती है, जबकि औचित्यपूर्ण अहिंसा की अगर बात करें तो आवश्यकता पड़ने पर नीति के रूप में अपनाई जाती है। और कायरों की अहिंसा की बात करें तो डरपोक एवं कायर व्यक्ति की अहिंसा होती है। जैसे अहिंसा, गांधी जी ने ये भी कहा है कि जो अहिंसा है ये कायरों का हथियार नहीं है कि अरे हम तो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम कमज़ोर हैं, कायर हैं, तो ये अहिंसा नहीं होती है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन या फिर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, मूल्य प्रधान अध्ययन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, मूल्य प्रधान अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन या फिर अनुभविक उपागम पर बल या वैज्ञानिकता पर बल आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। ली कॉक, गिलक्राइस्ट, आर.एम. मैकाइवर या फिर फाइनर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी, गिलक्राइस्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गिलक्राइस्ट का कहना है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ये किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मार्ग कहाँ से गुजरता है? राष्ट्रवाद से गुजरता है। किसने कहा है? F.L. शूमा ने, A.E. जिम्मर ने, मार्टिन किंग्सले ने या फिर R.M. हचिंस ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, M.L. शूमा ने कहा है ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह वक्तव्य किसने कहा, किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। ऑप्शन है डेविड ह्यूम, जे ब्राइस, R.M. मैकाइवर या फिर C.H. कूले। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जे ब्राइस। जे ब्राइस का कथन है, ब्राइस ने कहा है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? तो ये किसका स्टेटमेंट है? आप लोग समझ सकते हैं ये स्टेटमेंट किसका है। ये गांधी जी का ही स्टेटमेंट हो सकता है कि मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है। ठीक है, और महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग के अंतर्गत लिखा है कि मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। ऑप्शन है हॉब्स, T.H. ग्रीन, लॉक या फिर J.S. मिल। तो इसमें लॉक सही है, क्योंकि आपको मालूम है कि लॉक जो थे वो सीमित शासन की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून सर्वमान्य एवं सार्वभौम है। लॉक कानून एवं स्वतंत्रता को पूरक मानता है। और हॉब्स जो था वो निरंकुश राजा की बात करता है, निरंकुश शासन की बात करता है। समाजवादी विचारक का संबंध है शैक्षिक समानता से, सांस्कृतिक समानता से, राजनीतिक समानता से या फिर आर्थिक समानता से। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, आर्थिक समानता से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामाजिक विचार का संबंध आर्थिक समानता से। समाजवादी विचारधारा का आविर्भाव मार्क्स के सिद्धांतों से माना जाता है, जिसमें व्यक्ति के आर्थिक पक्ष की वकालत करता है। यह विचारधारा उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50। गीता बोध किसने लिखा है? गीता बोध किसने लिखा है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी ने गीता बोध लिखा है। और गीता के इस सिद्धांत से विश्वास करते हैं, महात्मा गांधी जी गीता के इस सिद्धांत से विश्वास करते थे, कर्मेण्यधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना ही तेरे वश में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। अतः मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट है, सप्तांग सिद्धांत का संबंध है, किससे संबंध है? सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से या फिर राजनीतिक व्यवस्था से। तो आपको पता होगा कि कौटिल्य ने दिया था सप्तांग का सिद्धांत और ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने इसमें राज्य के कई सारे अंग बताए हैं, राज्य के 7 अंग बताए हैं जो इस प्रकार है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। और इसका प्रतिपादन प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य के कार्यों के सफल संचालन हेतु सोपानवत व्यवस्था के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है, किसका विचार है? तो लास्की, पॉपर, सीले या फिर पार्कर। तो ये वार्कर का कथन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने घोषित किया है न्याय औचित्यपूर्णता है? न्याय औचित्यपूर्णता है किसने घोषित किया है? ड्यूगी, डायसी, ब्राइस या फिर जॉन रॉल्स। तो ये जॉन रॉल्स ने घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉन रॉल्स ने न्याय को औचित्यपूर्ण माना है। रॉल्स का मानना है कि न्याय के औचित्यपूर्ण वितरण से ही समाज व्यवस्था में सुख शांति कायम हो सकती है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी, प्रचार, लाइबिंग और चुनाव में भाग लेना। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। जो दबाव समूह होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, दबाव समूह का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो अमेरिका से हुआ है। यह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित है, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। दबाव समूह विधिक एवं तर्क संगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सभाएं करना, पत्राचार, जन प्रचार, प्रचार व्यवस्था करना, अनुरोध करना इत्यादि। हालांकि ये कभी कभी अपनी मांगों को मनवाने के लिए असंगत तरीकों जैसे हड़ताल का भी सहारा लेते हैं, लेकिन ये जो है चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नंबर 55 है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी बेंथम द्वारा, बर्क द्वारा, मार्क्स द्वारा या फिर मिल द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, बर्क द्वारा दी गई थी। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम एडमंड बर्क ने की है और इन्होंने किसी लोकतंत्र में मीडिया की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए प्रेस की को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वाली परिभाषा भी इन्होंने दी है। तो सबसे पहले एडमंड बर्क ने दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औचित्यपूर्ण शक्ति है। औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? प्रभाव, ज्ञान, धन या फिर सत्ता। तो ऑप्शन ए सही है, प्रभाव। प्रभाव, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रभाव एक औचित्यपूर्ण शक्ति है। सत्ता के दो मुख्य घटक हैं, शक्ति और वैधता। ठीक है, पावर और लेजिटिमेसी। यही वैधता या औचित्यपूर्ण शक्ति को प्रभाव के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर ट्रैफिक पुलिस के प्रभाव से सड़क पर यातायात व्यवस्था कायम होती है, जैसे मान लीजिए पावर तो आपके पास है लेकिन उसकी वैधता नहीं है, कानूनी रूप से मान्यता नहीं है, तो उस शक्ति का कोई मतलब नहीं। जैसे ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक पुलिस के पास जो पावर है कंट्रोल करने का, उसकी वैधता भी है। अगर आप उस जो रूल है, ट्रैफिक रूल, उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी कर सकता है। तो इसलिए उसकी वैधता भी है। तो इसलिए शक्ति की जो है औचित्यपूर्ण शक्ति है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, की रचना की गई थी। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा, लेनिन द्वारा, प्रोधा द्वारा या फिर एंजिल द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, एंजिल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट नामक पुस्तक एंजिल की है और इसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है और एंजिल का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति पूंजीपतियों के रक्षार्थ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, संप्रभु राज्यों का अंत, क्षेत्रवाद या फिर विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये डी वाला ही सही है। डी वाला ही सही है ऑप्शन, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भूमंडलीकरण का तात्पर्य विश्व समाज के सहकारी स्वरूप के उद्भव से है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जैसे शब्दों का प्रचलन वैश्विक स्तर पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? राज्य के विकास में तो रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, चारों सही है। ठीक है, राज्य के विकास में
तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। राज्य के विकास में निम्न तत्वों का सहयोग रहा है। ठीक है, जो तत्व ऊपर दिए गए कौन कौन से हैं? रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां और इसके अलावा शक्ति और नागरिकता। शक्ति और नागरिकता भी इसी के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? डेविड एप्टर, एलन बॉल, एमोस या फिर लीकॉक? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, एलन बॉल। एलन बॉल राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक शक्ति को मूलभूत अवधारणा के रूप में मानते हैं। यह तत्व है कि राजनीतिक विज्ञान में के आधुनिक विचारकों का मानना है कि राजनीति के अध्ययन के लिए शक्ति की अवधारणा को समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। कब चुनाव लड़ा था? 40 में, 1939 में, 1938 में या फिर 1937 में? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी और सी यानी 1939 और 1938 ये दोनों सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है। दोनों बार वो चुनाव लड़े थे। 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े। दोनों बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। वर्ष 1939 में गांधी जी के मतभेदों के चलते कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939, 25 दिसंबर 1938, 26 जनवरी 1939 या फिर 15 अगस्त 1939? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और क्यों मनाया? जब उस समय जब 12 दिसंबर 1939 को जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उसने अपने मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 23 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को या फिर 26 अगस्त 1946 को? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 24 अगस्त 1946 को। तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4? तो इसमें भाग 2 जो है वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधानों के बारे में वर्णन किया गया है। इस भाग में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या बाद में व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने या खोने के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन इस बार भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने में अभी कुछ संशोधन भी किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद एवं राज्य विधायिका सम्मिलित रूप से? तो ऑप्शन सी सही है। अगर संशोधन करना होगा तो कौन करेगा? संसद करेगा। जैसा कि अभी किया गया है कि जो भारत के पड़ोसी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, उनको नागरिकता देने का जो प्रावधान है उसमें काफ़ी छूट प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड या फिर जापान? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और कहाँ रखा गया है भारत में? संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में पुलिस राज्य स्थापित करना या फिर जनता के नैतिक स्तर को उठाना? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है संविधान में। ठीक है, तो ये हो गया। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को
आर्थिक प्रजातंत्र की संज्ञा दी थी, जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की मूल आत्मा माना है। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दें, हमारे संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो मूल अधिकारों के लिए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं अगर उस आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, लेकिन आप नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो आपको नीति निर्देशक तत्वों को कितना देती है या नहीं देती है। ठीक है, ये गाइडलाइन है सरकार के लिए, किसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं। चलिए, वो क्वेश्चन मिल भी गया। गाइडलाइन की मैंने बात की थी, प्रेस को, नागरिकों को, राज्यों को या फिर अंतर्राष्ट्रीय संप्रदायों को, तो ये राज्यों को दिशा निर्देशन करते हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिशा निर्देशित करते हैं। संविधान में वर्णित निर्देशक तत्वों के संबंध में यह कहा गया है कि देश के शासन में यह मूलभूत तत्व है, अर्थात राज्य कानून बनाते समय इन तत्वों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। शब्द कोलिजियम का संबंध है। कोलिजियम का संबंध दोस्तों कहाँ से है? केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है ये कोलिजियम शब्द। ठीक है, कोलिजियम मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसी की सिफारिश के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर वित्त मंत्री को। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। बी सही है, वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन जो है किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? केंद्र राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे करना, केंद्र राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे को निर्धारित करना। 71 क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, एसपी सेन वर्मा, सुकुमार सेन या फिर टी स्वामीनाथन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। अगर संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 324 से अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। और निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधानमंडल का समय समय पर चुनाव का संचालन करना। और वर्तमान में अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो कौन है? इस समय है सुनील अरोड़ा जी हैं। सुनील अरोड़ा जी जो 2018 से हैं, इस समय भी यही हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन अगर अभी जो पंचायतों के चुनाव कौन कराता है, जैसे अभी पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, तो पंचायतों के चुनाव जो कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, 154 राज्यपाल का कार्यकाल, 162 राज्य का महाधिवक्ता, 167 मुख्यमंत्री के दायित्व। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 167 जो है 167 मुख्यमंत्री के दायित्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 है, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो ये किसके अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल की। लेकिन अगर संसद में बात करें धन विधेयक किसके अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करने की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति की। सबसे पहले धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है और राज्यों में राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज नहीं, क्वेश्चन में करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते न्यूज आ जा रहा है। निम्नलिखित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है?
कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति या फिर लोक उपक्रम समिति। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, ये आश्वासन समिति कोई समिति नहीं होती है। ठीक है, कौन कौन सी समितियां होती हैं देख लेते हैं। संसद की 3 प्रमुख वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, लोक या सार्वजनिक उपक्रम समिति या फिर प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, मुख्यमंत्री की जाती है, महाधिवक्ता की भी की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है वो इसके द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आपको आंसर भी दिख गया, ए 10, 12, 18 या फिर 29। तो कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, 18 विषय हैं इसमें। चलिए देखते हैं 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 18 विषय हैं। और कौन कौन से हैं देख लीजिए। प्रमुख विषय इस प्रकार है, नगरीय गरीबी कम करना, सड़कें एवं पुल, अग्निशमन सेवाएं, पार्क उद्यान, खेलों की व्यवस्था और आर्थिक एवं सामाजिक विकास। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड बेंटिंक। तो इसमें लॉर्ड रिपन जो है इनको स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य करता है राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। मैंने अभी इसके पहले बताया कि जो पंचायतों के चुनाव हैं वो कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है, और इनकी जो मतदाता की सूचियां भी वही तैयार करवाता है। ठीक है, तो ये कब आया था दोस्तों? ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, और इनके निर्वाचन के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं सरकारिया आयोग का संबंध है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से, नियोजन एवं सामाजिक कल्याण से, लेखांकन एवं लेखा परीक्षण से या फिर विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य समन्वय से। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। सरकारिया आयोग का जो गठन है केंद्र सरकार द्वारा 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पूर्व न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था, और इसीलिए इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग रखा गया है, चूँकि रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई। ऑप्शन है सरकारिया आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, ठक्कर आयोग द्वारा या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग वन के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किया गया था, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद या फिर लोकसभा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, उच्चतम न्यायालय। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद अगर होता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है। यह अनुच्छेद 71 में कहा गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। तो ये निर्वाचित सदस्य दोनों लोक सदनों के, लोकसभा के, और निर्वाचित सभी राज्यों के विधानसभा के, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या फिर राज्य विधान परिषद। ये क्वेश्चन अभी पीसीएस में आया था 1 साल पहले।
तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी सही होगा, राज्य विधान परिषद। जो राज्य का विधान परिषद है उसको भंग तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उसको समाप्त किया जा सकता है और संसद के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। तो इसका देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 380। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। जो अनुच्छेद 51 है भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील सिद्धांत तथा यूएनओ का समर्थन आदि शब्दों को अपनी विदेश नीति के आधार स्तंभ के रूप में स्वीकार किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब गठित की गई है? ऑप्शन है 1987, 1989, 1990 या फिर 1992। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, 1990। तो भारत में अंतर्राज्य परिषद का गठन 10 अक्टूबर 1990 को किया गया है। अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच एवं उन पर सलाह देना अंतर्राज्यीय परिषद का सर्वप्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। जो द्वैध शासन प्रणाली है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? 26 जनवरी 1950, 6 अगस्त 1951, 15 मार्च 1950 या फिर 6 अगस्त 1952। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी। अगर इसके सदस्यों में सभी राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री या प्रशासक शामिल हैं। नेक्स्ट है 91, निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को या फिर संसद को? तो ऑप्शन डी सही है, संसद को। भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराने की शक्ति किसको है? संसद को प्राप्त है। और भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराने की शक्ति संसद को है। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसी भाग में नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश से संबंधित संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा से, आयरलैंड से या फिर फ्रांस से। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। संविधान के पहले ही अनुच्छेद में भारत को संघ राज्य घोषित करते हुए कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग जाएं तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल होता है। ये मीन्स उस समय जो भी लोग हों लोकायुक्त, उनको आप याद करके जाएं तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस समय जब ये एग्जाम हुआ था तो उस समय कौन थे? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस समय वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा वर्तमान में हैं। और अगर पहले की बात करें, सबसे पहले यूपी के कौन थे? तो बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, जिनका कार्यकाल 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है सी, राष्ट्रपति। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं और भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, ये हो चुका है। 96 देखते हैं। किसने कहा कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? किसने कहा कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? बेंथम, जे.एस. मील, के.सी. वियर या फिर डायसी? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। के.सी. वियर का ये स्टेटमेंट है। के.सी. वियर ने ये बात कही है। के.सी. वियर ने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 122 या फिर अनुच्छेद 121। तो अनुच्छेद 124 सही है। अनुच्छेद 124 में के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 एक क्या कहता है? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विदित नहीं करती है तब तक 30 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इस समय जो संशोधन किया गया है, संशोधन के द्वारा इस समय कितने न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय हैं, कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 21A जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 50वें संविधान संशोधन से, 86वें संविधान संशोधन, 87वें संविधान संशोधन या फिर 88वें संविधान संशोधन से। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को जोड़ा गया है और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस एक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया? तो आप लोगों को पता होगा कि जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी जो आंतरिक अशांति के अधिकार पे ली गई थी, इसके बाद जब दूसरी सरकार आती है तो उसने संविधान में संशोधन करके इस आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के रूप में चेंज कर दिया था। तो 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर 45वां संशोधन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आपातकालीन उपबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है, अर्थात अब आपातकाल युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है चार्टर के 6वें अनुच्छेद में, दूसरा है चार्टर के 10वें अनुच्छेद में, तीसरा है चार्टर के 11वें अनुच्छेद में या फिर डी है चार्टर के 8वें अनुच्छेद में। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, चार्टर के 10वें अनुच्छेद में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे चार्टर के अनुच्छेद 10 में महासभा के कार्यों एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि 11वें अनुच्छेद में निःशस्त्रीकरण के नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 11 में निःशस्त्रीकरण के नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया? देखिए अनुच्छेद 370 अभी इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। तो ऑप्शन है संविधान के 18वें भाग, संविधान के 19वें भाग, संविधान के 21वें भाग या फिर संविधान के
22वें भाग। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, संविधान के 21वें भाग में इसको स्थान दिया गया है। तो 21 संविधान के 21वें भाग में रखा गया है अनुच्छेद 370 को, और अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, जबकि भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक प्रस्तुत किया गया था 1968 में, 1977 में, 1985 में या फिर 1989 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 1968 में। भारत में लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित विधेयक प्रथम बार 1968 में संसद में पेश किया गया। और उल्लेखनीय है कि प्रथम प्रशासनिक आयोग सुधार द्वारा भारत में लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, 11 सदस्य, 10 सदस्य या फिर 5 सदस्य? तो ऑप्शन बी सही है, 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169 या फिर अनुच्छेद 170? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 169 है जो इससे संबंधित है। और 169 में राज्यों की विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जैसे केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। और वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। कौन कौन से राज्य हैं इसको याद रखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो अब तो जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी बन गया है। ठीक है, तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो राज्य की बात अगर करें तो 6 हो जाएंगे और एक यूटी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 105 नंबर क्वेश्चन है, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 105 में ऑप्शन है अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232 या फिर अनुच्छेद 230। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 233। तो अनुच्छेद 233 जिला जज की नियुक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो 31-33 दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? तो ऑप्शन है बीजी तिलक, जी.के. गोखले, एम.जी. रानाडे या फिर सी.आर. दास। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनको गांधी जी भी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और मोहम्मद अली जिन्ना भी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? तो इसमें जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लोक लेखा समिति संसद की एक वित्तीय एवं अस्थायी समिति है। कैसी समिति है दोस्तों? वित्तीय एवं अस्थायी समिति है। इसके सदस्यों की संख्या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 22 होती है। और इसमें 15 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से, और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय से प्रतिवेदन द्वारा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, संसद के अधिनियम के द्वारा, जो अभी जल्द ही किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है? लेखपाल, तहसीलदार, राज्यपाल या फिर लोकपाल? तो ये तो सबको पता ही होगा, ऑप्शन डी सही है, लोकपाल। ठीक है, तो ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? लोकपाल है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये याद हो जाए। लोकपाल से संबंधित विधेयक कब पारित हुआ था? 1968 में सर्वप्रथम संसद में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता
है? ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 249। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 249। ठीक है, तो अनुच्छेद 249 संसद को यह अधिकार देता है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकता है, और राज्यसभा को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जैसे संविधान का अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है नमनीयता का, कठोरता का, नमनीयता और कठोरता दोनों का, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 368 जो है नमनीयता और कठोरता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा क्यों है, देखते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, और संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको सरल प्रक्रिया के माध्यम से, जबकि कुछ का कठोर प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन होता है। इस तरह नमनीयता भी है और कठोरता भी है, दोनों विशेषताएं हैं हमारे संविधान की जो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, किंतु इस प्रणाली में एक ऐसा तत्व है जो बहुधा संसदीय प्रणाली में भी नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है? संसद की सर्वोच्चता, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, न्यायिक पुनराविलोकन का प्रावधान, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला सही है, संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता। तो संसद की सर्वोच्चता संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जैसा कि ब्रिटेन के संविधान में देखा जा सकता है, परंतु भारत के संविधान में संसद की सर्वोच्चता नहीं है। अगर भारत के संविधान की बात करें तो यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, न कि संसद की सर्वोच्चता को। क्योंकि यहाँ पे अगर संसद कोई नियम कानून बना देती है, वो संविधान से असंगत होता है, तो उसका न्यायिक पुनराविलोकन करके उसको निरस्त भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 113 है, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकती है। अधिकतम कितनी देरी कर सकती है? 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए, या फिर 2 माह के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, विधान परिषद जो है धन विधेयक पर अधिकतम 14 दिन की देरी कर सकती है। इसी तरह से संसद की अगर बात करें तो राज्यसभा के लिए भी 14 दिन का ही समय है, 14 दिन के अंतर उसे बताना होता है, उसके बारे में कोई रिकमेंड करना है तो करके भेजे, नहीं तो वह उसको पारित ही मान लिया जाता है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल था? तो इसमें ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, एस.एन. सिन्हा, सरोजनी नायडू, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, सरोजनी नायडू जो थी ये भारत की प्रथम राज्यपाल थी। और वर्तमान की अगर बात करें तो आप देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है। वर्तमान में जो यूपी की राज्यपाल हैं वो क्या है? आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल है, ये इसके पहले का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। इसका एकमात्र अधिकार क्या है? संविधान का उल्लंघन। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व लिखित देनी होती है। जब महाभियोग का प्रस्ताव एक सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरा सदन भी राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है और राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को पारित होने की तिथि से पद से हटना पड़ता है। जैसे भी महाभियोग पारित हो जाता है तो ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये 116 नंबर क्वेश्चन है। राज्यसभा को अनन्य अधिकार है किस चीज में? राष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की संस्तुति करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अनन्य अधिकार का क्या मतलब होता है कि केवल राज्यसभा ही कर सकती है और लोकसभा उसको नहीं कर सकती। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति कौन करता है? राज्यसभा, और ये इसका अनन्य अधिकार है। और इसके लिए आर्टिकल की अगर बात करें तो अनुच्छेद 312 में इसकी व्यवस्था की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और 324 इसका पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया है कि भारत में संसद के सदनों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्य विधानमंडल के विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। और इसका वर्णन कहाँ है? 324 से 329 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51, 51A, 50 या फिर 53। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 51A। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यद्यपि मूल संविधान में मूल या मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था जब संविधान बनाया गया था, और इसको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है? नहीं का भी आप लोग विशेष ध्यान रखा करें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्व क्षमा अधिकार, पृच्छा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, सर्व क्षमा। तो सर्व क्षमा संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित नहीं है। सर्व क्षमा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित नहीं है। नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा आदि ये प्रमुख है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से, अनुसूचित जनजातियों से, मौलिक अधिकारों से, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है, ये भाषा से संबंधित है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो आज हम लोगों ने जो ये GIC PGT का पेपर हुआ था 2015 का, जो नवंबर 2016 में संपन्न हुआ था, इसके 120 पूरे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने देख लिया है। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से पेपर्स आते हैं, किस तरह से क्या टॉपिक पढ़ना है आपको। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके लिए क्या है? DPSP की तरह हैं। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस तरह से मैं इसके पहले के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस तरह से अब तक जितने भी GIC के पेपर हुए हैं सभी को मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, बाय। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है न्यायिक पुनरावलोकन से, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो इसमें ऑप्शन सही होगा जनहित याचिका से। जनहित याचिका से संबंधित है। और जनहित न्यायिक सक्रियता के पीछे जो महत्वपूर्ण हाथ है लोकहित याचिका है। लोकहित याचिका को कहते हैं PIL। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। या यह कहें कि न्यायिक सक्रियता का जो आधार है जनहित याचिका है, तो ज़्यादा उचित एवं स्पष्ट होगा। कभी कभी जो कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यपालिका का काम करना शुरू कर देता है, स्वतः आदेश जारी कर देता है। यही क्या कहलाती है? न्यायिक सक्रियता। जब कोर्ट को लगता है कि सरकार उस फील्ड में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, ऐसी स्थिति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, KC वियर, WC मॉरिस जोन्स, या लिविंग स्टोन। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है। और कुछ अन्य विद्वानों की अगर बात करें तो जैसे KC वियर ने अर्ध संघात्मक कहा है, मॉरिस जोन्स ने सौदेबाजी का संघवाद कहा है भारतीय संघवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में विधानसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 400, 450, 500 या फिर 550। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और न्यूनतम की अगर बात करें तो कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं।